हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड ना करके डायरेक्ट 6 पार्ट क्यों अपलोड कर दिया, हमें वो सारे पार्ट भी चाहिए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। मैं पार्ट 1 से लेकर ही पार्ट 6 तक अपलोड किया और अभी पार्ट 7 अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लान वांगजी अब वेन कबीला पहुंच गया था। जब लान वांगजी वेन कबीला पहुंचता है तब वेन चाओ लान वांगजी के पास से हड़बड़ी में दौड़ते हुए आकर बोलता है कि क्या तुम्हें वो लोहा मिला, येन लोहा, क्या तुम येन लोहा को लेके आए हो। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि हाँ, वो लोहा मेरे पास ही है। ये सुनने के बाद वेन चाओ बोलता है कि जल्दी दो, मुझे जल्दी दो। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि हाँ मैं दूंगा, ज़रूर दूंगा, बट उससे पहले तुम मेरे भाई और अंकल को ठीक करोगे। वेन चाओ बोलता है कि हाँ मैं ठीक करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले वो येन लोहा मुझे चाहिए, मुझे दो। वांगजी बोलता है कि हाँ दूंगा, ज़रूर दूंगा, पहले मेरी चाचा और उसके बाद मेरा भाई और उसके बाद तुम इस लोहे को ले सकते हो। ये सुनने के बाद वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा होके वांगजी को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, इसीलिए सबसे पहले ही मैं सब कुछ तैयार करके रखा हूँ तुम्हारे आने से पहले। और फिर वो कुछ डिसिपल्स को इशारा करता है। इशारा करने के बाद ना वो डिसिपल्स आके वांगजी को पकड़ लेता है। वांगजी बोलता है कि वेन चाओ ये तुम क्या कर रहे हो। वेन चाओ उसे बोलता है कि चलो मुझे वो लोहा दो। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। वेन चाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरी वेन मैंसन में गूंज रही थी। वेन चाओ उसे बोलता है कि तुमने समझा भी कैसे कि तुम मुझे बिना देकर यहाँ से निकल सकते हो। और ये बोलने के बाद वो वांगजी की पैरों के ऊपर वार करता है अपनी तलवार की मदद से, और वांगजी का पैर वहीं पर ही टूट जाता है और वांगजी नीचे गिर जाता है। और उसकी पॉकेट से, उसकी रुप्स के अंदर जो तावीज़ था विंग का, वो गिर जाता है नीचे। फिर वेन चाओ हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, कितना आसान था ये। और फिर ये बोलने के बाद वो उस तावीज़ को उठा लेता है। वांगजी को पता चल गया था कि वेन चाओ ने उसे धोखा दिया है। वेन चाओ उसे बोलता है कि अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। मैं इस पूरी दुनिया को अपने हाथों की मुट्ठी में ले लूँगा। मैं इस पर राज करूँगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये सुनने के बाद वांगजी उसे बोलता है कि तुम्हें रोकने वाला है, मैं तुम्हें रोकूंगा। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है और वांगजी के सीने में लगने की वजह से वांगजी दीवार की तरफ जाकर लग जाता है और दीवार टूट जाता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है और उससे खून की उल्टी भी होती है। वेन चाओ उसे बोलता है कि तुम मुझे रोकोगे, वो कैसे, तुम्हारे पास तो आत्मिक शक्ति का कोई नमूना ही दिखाई नहीं दे रहा है, तुम तो कमज़ोर हो। फिर वेन रोहान और वेन चाओ येन लोहा को लेकर एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हर एक टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली वो बहुत मुश्किल से उस लोहे को जोड़ लेता है। येन लोहा जोड़ने के बाद पूरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में। वेन चाओ और वेन रोहान हंसते हुए बोलता है कि अब हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, हमारे जैसा शक्तिशाली इंसान इस दुनिया में एक भी नहीं है। वांगजी अपने किए पर पछता रहा था। उसने ये सब कुछ किया है, उसकी वजह से दुनिया तबाह होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है उसकी तावीज़ को ऐसे येन लोहे में बदलने के बाद और येन लोहे को ऐसे जोड़ने के बाद विंग को पता चल गया था कि क्या हो रहा है। विंग की आंखें लाल हो गई थी। उसकी डेमोनिक पावर उसे बार बार बोल रहा था बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। विंग जागो, विंग तुम जागो। विंग अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें टोटली रेड हो गई थी। विंग के नुकीले दांत, नुकीले नाखून निकल आए थे। उसके बड़े बड़े कान, सींग और पूंछ भी निकल आया था। उसकी पैरों में भी बड़े बड़े नुकीले नाखून निकल आते हैं। वो बोलता है कि वेन चाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद वो लोहे की जो बेड़िया थी वो अपनी एक हाथों से ही तोड़ देता है और तोड़ने के बाद वहाँ से उड़कर जाने लगा।
वो जाते जाते जिंगसी की तरफ देखता है जहाँ पर झूले में युआन सो रहा था और उसके पास बहुत सारे डिसिपल्स थे। उसे देखने के बाद विंग एक स्पेल पड़ता है और फिर उस घर को कवर कर दिया और एक स्माइल करते हुए बोलता है कि युआन गुड बाय। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग सीधा वेन वेंसन पहुँचता है जहाँ पर वेन रूहान और वेन चाओ ने तबाही मचा के रखा था। चारों तरफ एक काली धुआं छा गई थी और आसमान लाल हो गया था। विंग समझ गया था कि वो येन लोहे के साथ छेड़छाड़ कर रहे। विंग धीरे धीरे अंदर जाता है। इधर वेन चाओ और वेन रूहान को दिखाया जाता है जो कि येन लोहे को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रहे थे। उल्टा उनके ऊपर येन लोहा हावी होते जा रहा था। वेन रूहान और वेन चाओ बहुत ज़्यादा डर गए थे। पास में ही लैन चरण और लैन चैन की बॉडी थी। वांगजी ना उनके पास बैठा हुआ था। उसके पैर में चोट लग गई थी। वांगजी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वांगजी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इधर वेन चाओ और वेन रूहान उस येन लोहा को काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे बट वो काबू नहीं कर पा रहा था। फिर तभी वेन चाओ बोलता है कि ये काबू क्यों नहीं हो रहा है, ये काबू में क्यों नहीं आ रहा है, ये तो पूरा जुट चुका है ना। तभी बाहर से किसी की ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। ये सुनने के बाद वो सब लोग बाहर के दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर काली ही काली थी, मतलब कि काले धुआं था। काली धुआं में ही एक काले रूप पहनकर एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे अंदर आ रहा था। वांगजी की आंख चमकने लगी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर विंग था। विंग अंदर आता है। विंग को देख कर वेन चाओ उसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब हमें ये बताओ इस लोहे को हम काबू में कैसे लाए। ये सुनने के बाद विंग ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुमने इसको काबू करने की तो दूर की बात, तुमने उल्टा इसे भड़का दिया है। अब इसे शांत करना ही मुश्किल है, काबू तो दूर की बात। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसे बोलता है कि तो फिर हम क्या करें बताओ। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद वेन चाओ वांगजी की नेक के पास अपनी तलवार को ले जाके वो बोलता है कि बताओगे या फिर इसे मार डालो। विंग बोलता है कि मार डालो, मुझे भी क्या, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इसने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जिस टाइम इसने मुझे धोखा दिया उस टाइम ही इसके साथ मेरा सारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। इसीलिए तुम इसे मार दो या फिर काट डालो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने मेरी ताबीज़ का ये ऐसे इस्तेमाल क्यों किया है, मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद वेन चाओ उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है ना, तो मैं इसका गला काट दूँ। ये सुनने के बाद विंग उसे हंसते हुए बोलता है कि हाँ काट दो, मुझे इससे क्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरा ताबीज़ चाहिए। ये सुनने के बाद वांगजी की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वेन चाओ वांगजी के ऊपर हमला करने जा रहा था तभी विंग अपनी बांसुरी को बाहर निकालता है और वो बोलता है कि देखो तुम्हारे जैसे से गंदे कीड़े को ना इस दुनिया में नहीं रखना चाहिए। और तो और एक बात कान खोल के सुन लो, येन लोहा का 4 टुकड़ा नहीं, येन लोहा का टोटल 5 टुकड़ा है। तुम नहीं जानते हो, तुम तो एक नंबर के बुद्ध हो जो 4 टुकड़े को ऐसे जोड़कर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है। अब उसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वेन चाओ तुम्हें मरना होगा। ये बोलने के बाद वो बांसुरी बजाने लगता है। येन लोहे से काली धुआं निकलकर वेन चाओ और वेन रूहान को मार डाला। वेन चाओ की मुंडी कट गई थी। वेन चाओ की बॉडी लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। वेन रूहान वहीं पर ही मर गया। जितने सारे डेमोनिक पावर से जो कि कठपुतलियाँ बन गई थी, जितने सारे डिसिपल्स, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है, वो रोने लगा। विंग उसके पास आता है। वांगजी विंग के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने गलत किया, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, ये दुनिया बर्बाद हो जाती मेरी वजह से। विंग उसे बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, इस वेन चाओ ने तुम्हें गलत समझाया। वांगजी अपनी चाचा और अपने भाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मेरा भाई और मेरा चाचा कभी ठीक नहीं होगा। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता बट मैं कोशिश कर सकता हूँ। फिर हमें येन लोहे को दिखाया जाता है जो कि हरकत में आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा था। उसने बाहर निकाल कर सारे के सारे जितने सारे डिसिपल्स बाहर थे उन सबको मार दिया और वो पेड़ पौधा जो भी था सब कुछ जला रहा था। येन लोहा
खतरनाक बन गया था। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, बोलता है कि ओह नहीं, अब क्या होगा। और फिर विंग अपनी बांसुरी बजाने लगता है, बट वो येन लोहे को अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। विंग बोलता है कि वेन चाओ ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और ये मेरे काबू में नहीं आ रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। विंग बांसुरी बजाने लगता है। विंग की बांसुरी बजाते बजाते विंग की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर वो बांसुरी बजाना बंद कर देता है। उसे खून की उल्टी हो जाती है और विंग वहीं पर गिर जाता है। वांग जाकर विंग के फेस को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोलते हैं कि विंग, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि क्या इसे रोकने का कोई दूसरा चारा नहीं है? यह सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि मुझे थोड़ा सोचने दो। थोड़ी देर बाद विंग उसे बोलता है कि वांग जी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी उस यान लोहे को शांत करने की कोशिश करूँगी। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा युवान का ध्यान रखोगे। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि नहीं विंग, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें भी तो युवान का ध्यान रखना है ना, तुम उसकी मॉम हो। ये सुनने के बाद विंग रोते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है, जब से युवान मेरी ज़िंदगी में आया है, मैंने एक नई जीने की शुरुआत को देखा है। मुझे लगा कि मुझे जीना चाहिए। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया था। तुम्हें पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है कि वो मेरे लाइफ में कैसे आया? तो सुनो, मैं एक दिन जंगल के रास्ते में जा रहा था, इलिंग के जंगल के रास्ते में। मैं बाज़ार गया था कुछ खरीदने के लिए। मैं जब वापस आ रहा था, तब वापस आते आते मुझे थोड़ा रात हो गया था। सूरज डूब चुका था, अंधेरा छा गया था। मैं जंगल से अकेला ही जा रहा था। मैं अपनी बांसुरी को अपने हाथ में लेकर ही आगे चल रहा था। तभी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। वो बच्चे की आवाज़ सुनाई देने के बाद मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद मैं जब उस आवाज़ के बहुत करीब पहुंच गया ना, जो मैंने सामने का नज़ारा देखा, उसे देखने के बाद मैं डर गया। मैं थर-थर काँपने लगा। हाँ, इलिंग का योद्धा थर-थर काँप रहा था। एक बच्चा और उसे घेर कर कितने सारे जंगली कुत्ते। और एक सच बताऊँ, मुझे जंगली कुत्ता से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे डर लगा कि मैं उस बच्चे को कैसे बचाऊंगा। मैं खुद ही डर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जीना चाहता है और वो कुत्ते उसे नोच कर खाने वाले थे। उनके जीभ बाहर थे और वहाँ से लार टपक रहा था। मुझे एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं हेल्पलेस हूँ। मैं उस बच्चे को कैसे बचाऊँ? फिर मैंने अपनी बांसुरी को उठाया, धुन बजाने लगा और फिर उन सारे कुत्तों को वहाँ से भगाया। उसके बाद मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और फिर मैंने उसे देखा। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा कि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने क्यूट बच्चे को ऐसे जंगल में कौन छोड़कर जाएगा। उसके हाथ को पकड़ के मैं आंखें बंद किया और मैंने जो देखा, मेरी बॉडी कँपाने लगी। मैंने देखा कि रात को ये बच्चा पैदा होता है और अगले दिन सुबह ही उसकी मॉम की मौत हो जाती है। उसके पापा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। उसके पापा को लगा कि इस बच्चे की वजह से ही उसकी वाइफ उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि बच्चा होने के बाद ही उसका जो मॉम था वो मर गया था। इसीलिए उसका पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस बच्चे को लेकर इलिंग के जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, ताकि इलिंग का योद्धा उसे खा जाए। मुझे ये सब मैंने देखा ना, मुझे सब देख कर ही डर लग रहा था। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें कोई अपनाना ना चाहे, बट अब से तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर मैं उस बच्चे को लेकर अपने घर में आ गया, अपने केव में। और अगले दिन तुम मुझे मिले, इसीलिए युवान मेरे लिए बहुत लकी है। उसने मुझसे तुम्हारे साथ मिलाया है। मेरी ज़िंदगी में युवान आने के बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आए, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि युवान मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे? क्या तुम युवान का ध्यान रखोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम युवान का ध्यान रखो। ये सुनने के बाद वांग जी रोते हुए बोलता है कि विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा कि तुम युवान को खाने वाले हो। इधर वो दोनों बात कर रहे थे और उधर येन लोहा सब कुछ बर्बाद कर रहा था। वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था, सब कुछ तबाह कर रहा था। वांग जी
विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि विंग तुम ऐसा नहीं करोगे। विंग बोलता है कि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, मैं इसे रोक सकता हूँ। वांगजू से बोलता है कि विंग मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे, तुम वापस ज़रूर आओगे। विंग वांगजी को प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और फिर वो लैन चरण और लैन चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन दोनों को बहुत जल्द होश आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर विंग वांगजी को वहाँ पर छोड़कर बाहर चला जाता है। वांगजी धीरे धीरे अपनी लड़खड़ाते हुए टांग को लेकर बाहर आता है। वो बाहर आकर देखता है कि विंग अपनी बांसुरी का धुन बजा के उस येन लोहे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट येन लोहा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उल्टा वो विंग को चोट पहुँचा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा चोट पहुँच गई थी। वांगजी देखकर रो रहा था। फिर विंग समझ जाता है कि इसे ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। विंग फिर से खून की उल्टी करता है और वो येन लोहे की तरफ देखता है जो कि वांगजी के ऊपर हमला करने वाला था। विंग उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दुनिया तबाह नहीं हो सकती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें रोकूंगा। और फिर विंग अपने बड़े बड़े ब्लैक कलर के विंग्स को बाहर निकालता है, मतलब कि पर विंग्स को बाहर निकालने के बाद वो आसमान की तरफ उड़ गया। वांगजी विंग को देखते हुए बोलता है कि विंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर विंग उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो वांगजी। और ये बोलने के बाद वो अपनी दोनों पंख जो कि उसके विंग्स थे, दोनों विंग्स को जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद एक बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है और फिर येन लोहा वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है। इसे देखने के बाद वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग का बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा था। वांगजी दौड़कर वहाँ पर जाता है, बट विंग का बॉडी जब नीचे आ रहा था वो नीचे आते आते ही गायब हो जाता है। वांगजी रोने लगता है। सिर्फ विंग की बांसुरी नीचे गिरती है। विंग की बांसुरी को अपने हाथ में लेकर वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर सीन चेंज होता है। लैन सिचेन और लैन चरण को होश आ चुका था, अब सब कुछ ठीक हो चुका था। येन लोहे को लेकर वांगजी ने उसे लाइब्रेरी में एक जगह पर छुपा दिया था ताकि उसे फिर से कोई ना इस्तेमाल ना कर पाए। विंग ने अपनी जान देकर उस येन लोहे को शांत किया था। फिर सीन चेंज होता है। हमें जान को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू थे। वांगजी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि यही था हमारी कहानी। और फिर जान उसे बोलता है कि तुमने उसे धोखा दिया, तुमने विंग को धोखा दिया। वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने उसे धोखा दिया, मैं एक धोखेबाज हूँ। जान उसे बोलता है कि तुम कितने गंदे हो, उसने तुमसे प्यार किया था और तुमने उसे धोखा दिया, तुम ऐसे कैसे वर्क कर सकते हो उसके साथ, तुमने उसकी फीलिंग्स के साथ ऐसे कैसे खेला। ये सुनने के बाद वांगजी उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे खुद धोखा दिया जा रहा है। जान उसे बोलता है कि क्या तुमने विंग से कभी भी प्यार नहीं किया। वांगजी उसे बोलता है कि नहीं, मैंने कभी भी विंग से प्यार नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं है कि प्यार की फीलिंग्स क्या होता है, मैं बस उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम वापस आ चुके हो, लेकिन तुम तो विंग हो ही नहीं। जान उठ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत गंदे। और तभी जान अपने सिर को पकड़ लेता है, उसका सिर चकरा जाता है और उसके सिर में दर्द होने लगता है। उससे हज़ारों बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो कि चीख चीख कर बोल रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। इधर हज़ारों हज़ारों लोगों की आवाज़ सुनाई दे रहा था जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि प्लीज़ हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमें बचा लो। और विंग का सिर दर्द होने लगता है, सॉरी, जान का सिर दर्द होने लगता है। जान अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है कि फिर से नहीं, ये सिर दर्द फिर से शुरू कैसे हो सकता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, इन लोगों की चीखें रोने की आवाज़ मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। वांगजी उठ जाता है और जान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो जान, क्या तुम ठीक हो। और जान वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वांगजी उसे देख कर हैरान था, जान बेहोश हो गया, ऐसे ही जान बेहोश कैसे हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है। मैडम लान की महल में जान को ले जाया गया था। जान को बेड में लेटा दिया गया था और उसे एक इंसान चेक कर रहा था जो कि तकरीबन 60 या 50 साल का होगा। उसे देखने के बाद वांगजी बोलता है कि गुरुजी, क्या क्या ये ठीक है। ये सुनने के बाद वो इंसान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि क्या क्या हुआ है,
क्या ये ठीक तो है ना, इससे कुछ हुआ तो नहीं। ये सुनने के बाद वो बूढ़े आदमी बोलता है कि ये ये नहीं हो सकता, ये तो विंग है। ये सुनने के बाद वांग जी जैसे कि 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाएगा। ये विंग कैसे हो सकता है, ये तो कोई और है, इसे तो कुछ याद भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो बूढ़े आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये विंग है, इसने दोबारा जन्म लिया है। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि लेकिन इसने कहा कि ये यहाँ का नहीं है और इसका कपड़े देखिए, तो फिर ये विंग कैसे हो सकता है। वो पर्सन बोलता है कि नहीं, ये यहाँ का नहीं है, ये भविष्य से आया है, फ्यूचर से। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि फ्यूचर से। वो बूढ़े आदमी बोलता है कि हाँ, 2000 साल के बाद वो वहाँ से ही आया है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे आ सकता है वहाँ से। फिर वांग जी को याद आता है कि जान ने उसे बताया था कि वो झरने के पास से आया है, झरने के पानी में डूबने के बाद वो यहाँ पर आया है। वांग जी 1 मिनट के लिए अपनी सांस को रोक चुका था, उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी। वो जान के फेस की तरफ देखता है, उसे उसमें सिर्फ विंग नज़र आ रहा था। हमें उस काली छाया को दिखाया जाता है जो कि जान के खिड़की के पास खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, घबराते हुए उसका जो फेस था उसे हमें अच्छे से दिखाया जा रहा था। इधर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप बेड में लेटा हुआ था। वांग जी उसके फेस को देख रहा था और अपने मन में बोलता है कि विंग, तुम दोबारा, लेकिन ये कैसे हो सकता है। वो बूढ़े पर्सन बोलता है कि ये विंग है, ये बिल्कुल विंग है, मैंने इसे अच्छे से चेक किया है, ये विभूषणी है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज है बट ये विंग है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि लेकिन लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो बूढ़े आदमी बोलता है कि तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन ये विंग है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर आया कैसे। 2000 साल के बाद दुनिया बदल गई थी, फिर ये कैसे आया। मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि वहाँ वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली वो आया कैसे, किसने उसे यहाँ पर लाया, किसी ने उसे यहाँ पर बुलाया है, वो ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी, लैन चरन, लैन चैन सब लोग उस कमरे में मौजूद थे, सब लोग ही चौंक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं क्या जान ये विंग है। अगर जान विंग है तो उसे कुछ याद क्यों नहीं है, और वो यहाँ पर आया लेकिन उसे कौन लाया, ये सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।